एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। और जैसे कि मैंने इसका पहला लेक्चर निकाला था उसमें मैंने 2017 का पेपर डिस्कस किया, तो अब 2019 का कर रही हूँ। ऐसा है कि मुझे भी पेपर्स को कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ जल्दी से जल्दी सारे पेपर्स मिल जाएँ, और जैसे जैसे मुझे पेपर्स मिल रहे हैं मैं वैसे वैसे डिस्कस कर रही हूँ। और फिर मैं इस लेक्चर में आपको कंप्लीट लगभग 50 क्वेश्चन जो होंगे मैं बायो का करवा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ द मॉडिफिकेशन। तो ये जो 4 मॉडिफिकेशन दिया है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि पोटैटो जो है वो कौन सा मॉडिफिकेशन है, तो ये आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो पोटैटो तुम्हारा स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, जिंजर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, कैरेट तुम्हारा है रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है, और स्वीट पोटैटो रूट का ही मॉडिफिकेशन है, बट ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि ऑल द अंडरग्राउंड स्टेम आर क्या सारे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो नहीं। क्या सारे अंडरग्राउंड रूट मॉडिफिकेशन है, तो नहीं। ऑप्शन बी भी नहीं होना चाहिए। कैरेट हो गया स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो और टैप रूट मॉडिफिकेशन। कैरेट स्वीट पोटैटो और पोटैटो क्या टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि कैरेट तो ठीक है बट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है। और लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि द कैरेट द स्वीट पोटैटो आर द रूट मॉडिफिकेशन। जो आपका कैरेट है और स्वीट पोटैटो आपका रूट मॉडिफिकेशन है, वाइल जो पोटैटो और जिंजर है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यस, इट इज़ द ट्रू। तो आंसर डी आपका चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, जिसमें इन विच अमॉन्ग द एनिमल्स, इसमें आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपका और क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन उस चैप्टर से आया है। वहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ मियोसाइट्स में और गैमेट्स में। तो तुम्हारा अब इसमें ये पूछ रहा है कि हैप्लॉइड सेल्स का बताना, मतलब कि गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं उस बेसिस पे आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको तो याद रहना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन बनाना ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें आपको देख लेना है कि जैसे कि कैट का कितना होता है, तो हैप्लॉइड सेल में तुम्हारा डिप्लॉइड सेल में 38 होता है, तो हैप्लॉइड सेल में हाफ कर देंगे तो 19 हो जाएगा। तो कैट का 19 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉग का 78 होता है हैप्लॉइड सेल में, तो ये 39 हो जाएगा, तो डॉग का 39 हो जाएगा। रैट का अगर देखेंगे तो मेयोसाइट में होता है 42, तो इसका हाफ करेंगे तो 21 हो जाएगा रैट का। तो कैट का 19, डॉग का 39 और रैट का क्या हो जाएगा 21। 42 तो डिप्लॉयड का होता है, तो हैप्लॉयड का 21। और मैन का जैसा कि आपको पता होना चाहिए 46 का आधा करेंगे, दैट इज़ द 23 पेयर। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको 46 का हाफ देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा 78 का हाफ, मतलब डॉग का 78 था मियोसाइट में, तो उसका हाफ हम जब किए तो वो कितना आ जाता 39, तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा डॉग का। उसके बाद 23 आ जाएगा तुम्हारा मैन का, ठीक है। और उसके बाद रैट का आ जाएगा 42 का आधा 21, और कैट का सबसे कम दैट इज़ 19। तो इसका अगर असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा करेंगे तो कैट का सबसे कम क्रोमोसोम नंबर है, फिर रैट, फिर मैन, फिर डॉग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट और अमंग द फॉलोइंग, इनमें से क्या रॉन्ग है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। मैंगो ट्री का क्या लाइफ स्पैन छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री, तो नहीं, दोनों का तो लगभग सेम होना, मतलब मैंगो ट्री का छोटा तो नहीं होता है। नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल एक्सेप्ट द सिंगल सेल। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं होते हैं एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है, आपको इसमें रॉन्ग बताना है। और उसके बाद है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ को रिलेटेड विद देयर साइजेस। जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का वो साइज से कोरिलेट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यह कोई कोरिलेशन नहीं होता। रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म इनेबल्स द कंटिन्यूटी, और रिप्रोडक्शन ही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से पूरा लाइफ स्पैन अभी तक मतलब स्पीसीज़ का कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट बताना था, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। तो आंसर थर्ड का सी हो जाएगा, क्योंकि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज से डिपेंड नहीं करता है। भले जैसे कि पैरेट और आपका क्रो का एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कि जो क्रो होता है और पैरेट का साइज़ लगभग सेम होता है, बट क्रो का लाइफ स्पैन सिर्फ 15 साल का होता है, पैरेट का वहीं 140 ईयर्स का होता है। तो सोचो लाइफ स्पैन का कहीं दूर दूर तक कोई उसके साइजेस से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और इसी को यहाँ पे ऑप्शन में चला जाएगा क्योंकि आपको गलत ही खोजने बोला था। नाउ द नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द एल्गे एंड द फंजाई, एल्गे और फंजाई को लेके। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन एंड दे शिफ्ट टू सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द वन सेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। हाँ, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे शिफ्ट टू ए सेक्शुअल बिफोर द वन सेट, तो ये स्टेटमेंट जस्ट उसके अपोजिट है, तो सेकंड मुझे गलत लग रहा है। नेक्स्ट आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ ही साथ होता है विदाउट एनी रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सम रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्शुअल मेथड और सम बाय सेक्शुअल, तो ये ओनली वर्ड लिख के तो गलत कह रहा है कि कुछ जो होता है सिर्फ ए सेक्शुअल मेथड ही से रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर, इसमें क्या क्वेश्चन क्या था, आप एक बार क्वेश्चन देख लो, इसमें से करेक्ट बताना है। तो देखो पहला या दूसरा यही दोनों ऑप्शन होना ही चाहिए आपको, जहाँ तक पता, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आएगा पहला या तो दूसरा होना चाहिए स्टेटमेंट सही। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें फोर्थ का जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा कि ऐसे नॉर्मली वो लोग ए सेक्शुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट जब एडवर्स कंडीशन आएगा तब वो सेक्शुअल मेथड पे स्विच करेंगे, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रीड द स्टेटमेंट ए बी एंड आइडेंटिफाई द आंसर्स। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज ऑफ ए सेक्सुअल, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करेगा एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। उसके बाद है गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट्स आर क्वान्टिटिवली डिफरेंट इन देयर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स, तो वही जो गैमेट्स बनाए, जो पेरेंट्स अलग अलग पेरेंट्स रहेंगे, दो पेरेंट्स है तो उनका जो गैमेट्स निकलेगा तो वो क्वांटिटिवली तुम्हारा डिफर करेगा, तो दोनों स्टेटमेंट जहाँ तक लग रहा है मुझे वो सही होना चाहिए। तो फिफ्थ का ऑप्शन जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो हाँ, तो फिफ्थ का ऑप्शन जो है सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बिकॉज पहला लाइन भी सही कह रहा है कि ए सेक्शुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करने पे ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्शुअल, और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो भी दो पेरेंट्स होंगे जैसे मदर और फादर, तो दोनों के गैमेट्स अलग अलग ही होंगे, डिफरेंट ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ दो अलग अलग पेरेंट्स हैं तो उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ, देखो पॉपुलेशन के बारे में है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज़ लार्जर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू दे आर लार्जर देन द प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर इज़ लार्जेस्ट, प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर, एंड लास्ट ऑप्शन डी प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लेस डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो 6 का ऑप्शन जो है फर्स्ट आंसर ज़्यादा सही होगा, मतलब यही सही लग रहा है क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, तो सिंपली यही सोचो ना, जो प्रोड्यूसर होगा वो ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद उसको कंज्यूमर खाएगा इस टाइप का, तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग है वही ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इसमें आप ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ इनर सेल मास एंड आउटर ट्रोपोब्लास्ट, तो अंदर में इनर सेल मास होता है और आउटर में ट्रोपोब्लास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन बोल रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन बींग में इन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोस्टेट ग्लैंड से तो वो सिक्रेट नहीं होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन तो गलत है। इसमें आपको बताना क्या है गलत, तो 7 का बी ही होना चाहिए। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। यूज़ ऑफ द कॉन्डम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड, तो हाँ, कंडोम्स का यूज़ करना एक नेचुरल मेथड में नहीं आता, ये बैरियर मेथड का एग्जाम्पल है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अकर ड्यू टू द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्यू टू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि हाँ हो सकता है। तो इसमें आपका रॉन्ग बताना था, तो सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा 7 का बी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज़ नहीं होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज़ नहीं होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन इज़ इग्नोर्ड और नॉट नोटिस्ड बाय द मेंडल इन गार्डन पी, तो गार्डन पी में वो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लिया था। 7 कैरेक्टर्स को मैं बता देती हूँ क्या करके, कि तुम्हारा प्लांट सबसे पहले सीड का आप 2 कैरेक्टर याद रखना, सीड कलर लिया था उन्होंने और सीड का शेप लिया था, तो सीड का कलर सीड का शेप 2 हो गया। उसके बाद तुम्हारा फ्लावर पे 2 ले लिया, फ्लावर का कलर ले लिया, फ्लावर का पोजीशन ले लिया, तो फ्लावर पे भी 2 कैरेक्टर उन्होंने चुना, तो 2 2 4 हो गए। उसके बाद उन्होंने प्लांट का हाइट लिया था तो 5 हो गया, और उसके बाद उन्होंने पोड पे 2 चीज़ लिया था, पोड का कलर और पोड का शेप, तो पोड कलर एंड पोड शेप, तो 2 सीड पे 2 फ्लावर पे 2 पोड पे और 1 तुम्हारा स्टेम पे हाइट, तो ये सारे उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो सीड कलर सीड शेप 2 हो गया, फिर आपका पोड कलर पोड का शेप, उसके बाद आपका
फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का शेप, और उसके फ्लावर पोजीशन और फ्लावर का कलर, और आपका लास्ट स्टेम हाइट। तो इसमें क्या नहीं था, तो कलर ऑफ सीड तो लिया था, कलर ऑफ फ्रूट नहीं था, ठीक है। कलर ऑफ फ्लावर भी था और स्टार्च कंटेंट इन पी सीड्स। तो 8 का आंसर जो है आपका वो चला जाएगा डी। अच्छा, कलर ऑफ फ्रूट्स भी कंसिडर किया गया है, बट अच्छा नॉट नोटिस्ड, यहाँ पे कैरेक्टर को नहीं बोल रहे, यहाँ नोटिस क्या नहीं किया उन्होंने वो बताया जा रहा है। तो स्टार्च कंटेंट को उन्होंने नोटिस नहीं किया था, तो आंसर आपका डी है। इसमें आपको ना बहुत आराम, मतलब बहुत ध्यान से ऑप्शन चुनना पड़ेगा। बाकी ये ऑप्शन तो बहुत सही है, बट कलर ऑफ फ्रूट और आपका ये स्टार्च कंटेंट, तो उसमें ये है कि जो उन्होंने इग्नोर किया या नोटिस नहीं किया, तो लास्ट ऑप्शन ज़्यादा सही है आपका, स्टार्च कंटेंट इन अ पी प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है? तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही, मेटाबॉलिज्म भी है, रिप्रोडक्शन एक लिविंग कैरेक्टर का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करना भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर होता है, और डिफाइनिंग कैरेक्टर भी कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस, अगर इसके जगह पे कॉन्शियसनेस लिखा रहे तो वो भी आपका सही होगा, वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टर ही है। बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। अगर एक्सेप्शन आपसे पूछा जाए तो आपको पता होगा कि ह्यूमन इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं और म्यूल्स जो होते हैं, ये सारे एक्सेप्शन होते हैं, ये लिविंग होने के बाद भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड है वो कैसा होना चाहिए? तो कोडोन्स जो होता है डीजेनरेट होता है, तो पहला तो सही है। कोडोन्स आर नियरली यूनिवर्सल, ये भी स्टेटमेंट सही है। कोडोन्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट, और कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस। मैं ऑप्शंस को ढंग से देखूँ तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो सही है कि कोडोन्स जो होते हैं डीजेनरेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी सही है, नियरली यूनिवर्सल, और उसके बाद कोडोन्स अनएम्बिगुअस है, ये भी सही है। सी ऑप्शन आपका गलत है कि कोडोन्स डिसइंटीग्रेट, कोडोन्स कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, तो 10 का आंसर सी चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से आपको चारों स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो व्हेन जीन्स आर टाइटली पैक्ड, अगर जीन्स बहुत ही टाइटली पैक्ड है ऑन द क्रोमोसोम, देन रिकॉम्बिनेशन और ऑलमोस्ट नील। अगर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है तो हाँ, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम होगा। देखो, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि देखो, एक पेरेंटल टाइप बनेगा, मतलब अगर बहुत ही टाइटली लिंक्ड है तो पेरेंटल टाइप ही बनेगा, अगर दूर दूर है तो आराम से वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन वाला टाइप ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे बोल रहा अगर बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन नील हो जाएगा, तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो कि व्हेन मॉर्गन क्रॉस्ड, जब उन्होंने वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला फॉर आई कलर एंड द बॉडी कलर विद म्यूटेटेड फॉर्म लाइक वाइट आई एंड येलो बॉडी, द रिकॉम्बिनेशन वॉज मोर। तो जब मॉर्गन ने क्रॉस करवाया था वाइल्ड टाइप, तो इसमें आपको करेक्ट और रॉन्ग बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें आपको ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो मॉर्गन ने क्रॉस करवाया वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला फॉर आई कलर और बॉडी कलर विथ म्यूटेटेड फॉर्म लाइक वाइट आई और येलो बॉडी, द रिकॉम्बिनेशन वॉज मोर। तो ये वाइल्ड टाइप का जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था, तो इसमें जैसे कि वाइट और आपका वाइट आई एंड येलो बॉडीड है, उसमें तुम्हारा टाइडली लिंक था ये दोनों, तो इसका तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेशन आया था वो लेस आया था, 1.3% आया था। वो विंग साइज़ और तुम्हारा कलर में तुम्हारा जो है रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आया था, 37.2%। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला पॉइंट है, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्रेशन इज़ नोटिस्ड इन द गार्डन पी, तो यस। और उसके बाद मल्टीपल एलिलीज फॉर द कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन फाउंड ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस। तो जो मल्टीपल एलील्स होते हैं वो तुम्हारे एक ही सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, ठीक है। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो स्टेटमेंट सेकेंड हो जाएगा। तो 11th का आंसर आपका चला जाएगा सेकेंड, दैट इज़ द बी, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ़ क्वेश्चन मैं कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अंदर से पूछा है क्वेश्चन, आपको याद नहीं रहा तो फिर वो कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, रॉन्ग ही कर देगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12, स्पीसीज इज़ कैटेगराइज्ड एज अ एंडेमिक स्पीसीज़। किसको कहेंगे एंडेमिक? वो जो अपने ही जगह पे रहता है, मतलब कहीं और से नहीं लाया गया है, वो वहाँ का ही जो है वो वहीं पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, ऐसा। तो दैट इज़ फाउंड इन अ हार्श, क्या जो हार्श हैबिटेट में रहते हैं उनको कहते हैं।
जो कैप्टिविटी में रहते हैं क्या उनको एक्सक्लूसिवली फाइंड इन अ पर्टिकुलर, और थर्ड ऑप्शन में आपका एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन फिटिंग ऑन अ कॉमन फूड रिसोर्सेज दैट इज़, तो इसका सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, तो आंसर नंबर चला जाएगा 12 का सी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि अ टेस्ट क्रॉस किया जाता है टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करने के लिए, तो आपका इसमें जीनोटाइप पता करने के लिए किया जाता है, वो भी किसका, डोमिनेंट टाइप वाले का। तो जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल बाय एग्जामिन द फिनोटाइप ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर मैटिंग। नेक्स्ट आपका जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर टेस्टिंग फॉर इट्स डीएनए कंटेंट, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव पेरेंट्स और वेदर टू स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। तो टेस्ट क्रॉस जो है उसको मोस्टली किया जाता है आपको जीनोटाइप पता करने के लिए डोमिनेंट वाले का, तो सी एंड डी तो नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड में आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही हो जाएगा कि टू जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल बाय टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल बाय एग्जामिन द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर अ पर्टिकुलर मैटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया हुआ, उसको पढ़ना, उसके बाद बताना है ऑप्शन कि जनरली द वुमेन डज कंसीव ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। नहीं, वुमेन लैक्टेशन पीरियड में जो है ऑलमोस्ट नील होता है चांसेस प्रेगनेंसी का, तो उस समय कम चांसेस रहता है टू कंसीव। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तुम्हारा जो है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो 14 का जो आंसर है वो चला जाएगा बी, दैट स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट ए जो है रॉन्ग है बट स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो प्रभाणी क्रांति ये किसका एग्जाम्पल है, तो भिंडी का है। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द मेज, नो, तो भिंडी तो यस, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा 15 का बी। उसके बाद है चिल्ली, तो ये भी नहीं होगा, कॉलीफ्लावर भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16, तो इसमें बोल रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, क्रॉप, उसके वैरायटी और उसके रेजिस्टेंस। तो ये जो टेबल है ना, इसका मैं ट्रिक भी अपने सीरीज़ में मतलब दे दूँगी, और यहाँ भी मैं ट्रिक बता दे रही हूँ तो आपको याद करने में आसानी होगा। जो वीट होता है, वीट जो है उसका वैरायटी हिमगिरी कहलाता है, ये सही दिया हुआ है। और ये रस्ट, तो जैसे कि हील, तो वाइट रस्ट के टुवर्ड्स नहीं होता है इसमें तुम्हारा, इसका जो डिजीज़ है हील बंट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 16 है ना, 16 का इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना था, इसमें आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो पहला कॉम्बिनेशन गलत है, वाइट रस्ट के टुवर्ड्स नहीं होता है, हील बंट होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रासिका है, उसको पूसा कोमल, ब्रासिका को पूसा कोमल नहीं कहेंगे, ये वैरायटी पूसा कोमल ब्रासिका का नहीं है, यह स्वर्णिम होता, कुछ पूसा स्वर्णिम होना चाहिए था। और उसके बाद ये भी मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है काउपी, ये पूसा कोमल है और ये तुम्हारा डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरियल ब्लाइट, तो ये सही है। तो ऐसे याद रख सकते हो, गाय जो होती है बहुत ही कोमल कहलाती है, और कोमल भी होती है और साथ ही बहुत ही हल्की होती है, तो ऐसे करके ब्लाइट लाइट ऐसे याद रख लेना। उसके बाद चिल्ली का ये पूषा सदाबहार तो सही है, बट ये ब्लैक रॉड के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आंसर नंबर सी चला जाएगा 17 का। उसके बाद इफ़ अ बेस सीक्वेंस जैसे कि GAG ये सब दिया हुआ है, देन इट इज़ द सेगमेंट ऑफ, किसका सेगमेंट होगा, क्या RNA का, mRNA स्ट्रैंड का, tRNA या आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और एनी RNA। तो 17 का आंसर नंबर डी हो सकता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का भी हो सकता है या फिर किसी भी RNA का हो सकता है, आप कह नहीं सकते हो बस देख करके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि DNA मॉलिक्यूल विद अ नॉर्मल थाइमिडीन, अगर DNA मॉलिक्यूल में नॉर्मल थाइमिडीन है, इन बोथ द स्ट्रैंड वाज मेड टू रेप्लिकेट इन रेडियोएक्टिव थाइमिडीन रिच मीडिया, आफ्टर 3 रेप्लिकेशन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द DNA मॉलिक्यूल विद द रेडियोएक्टिव थाइमिडीन इन बोथ स्ट्रैंड। तो आपको 3 रेप्लिकेशन के बाद बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, तो सो हेयर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर से हम देख लेते हैं कि जो DNA मॉलिक्यूल है विद अ नॉर्मल थाइमिडीन इन बोथ स्ट्रैंड्स वाज मेड टू रेप्लिकेट, तो इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो, जब सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड किया गया था आपको DNA का चेक करने के लिए, तो उसमें आप N14 और N15 वाला पढ़े होगे कि N14 और N15 तरह के, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव वाले में। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल थाइमिडीन है ऐसे सोचो और उसको रेडियो एक्टिव में डाला गया, तो नॉर्मल को आप N14 मान लो। ठीक है, तो नॉर्मल है मतलब N14 वाला और N14 वाला नॉर्मल है, और रेडियो एक्टिव जो है वो N15 वाला है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे
मैं इसको फिर से अच्छे से क्लियरिफाई करके बताती हूँ आपको। तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसमें अगर आपका N14 मतलब 14 वाला है तो उसको कौन से मीडियम में डाला गया, जो 15 वाला मीडियम था। तो अगर पहला रेप्लिकेशन होगा तो 14 जो है वो सेपरेट है, उस पर आके 15 जुड़ेगा, 15 जुड़ेगा, मतलब जो पहला बार में जो बनेगा वो 14-15 वाला बनेगा, 14-15 वाला बनेगा, मतलब ये इंटरमीडिएट टाइप बनेगा। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन में 2 बने और दोनों कैसे बने, इंटरमीडिएट। अब इसका सेकेंड रेप्लिकेशन होगा। अब जब इसी का जब सेकेंड होगा तो आप ऐसे देखो कि जो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था कि 14-15 बना, 14-15 बना, तो इसका जब सेकेंड होगा तो इसमें 14-14 सेपरेट कर दो और 15-15, फिर इसमें सारे 15 मतलब मीडियम 15 है तो 15 वाले बनेंगे, तो सारे 15, तो जो स्टैंड बना तो 2 फिर से इंटरमीडिएट आया, बाकी 2 कैसे आ गए, 15 वाले जो मीडियम वाले थे, मतलब ये दोनों कैसे आ गए, रेडियो एक्टिव वाले। तो यहाँ पे जो सेकेंड रेप्लिकेशन आएगा उसमें 2 रेडियो एक्टिव आएगा, ठीक है। अब इसी का थर्ड रेप्लिकेशन कर रहे हैं, तो थर्ड जब रेप्लिकेशन करेंगे तो इसमें आपको 4 ले लेंगे। तो 4 क्या बना था ना आपका, जैसे 14-15 वाले बने थे तो 14-15 वाले को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों 15-15 वाले बने थे, ऐसे 8 सेकेंड वाले में 4 बना तो थर्ड वाले में तो 8 बनेगा। तो आपका 14-14 2 अलग कर लेते हैं, बाकी 15-15 वाले को अलग कर लेते हैं। तो ऐसे आपका फिर से 2 इंटरमीडिएट बने जाएगा और बाकी के 6 जो बचेंगे, मतलब ऐसे देखो 2⁻³ करेंगे तो टोटल 8 बनेगा, और 8 में जो 2 होगा वो तुम्हारा इंटरमीडिएट ही होगा, क्योंकि 14 वाले हर बार 2 इंटरमीडिएट बनता जाएगा और बाकी के जो 6 बचेंगे वो आपके आ जाएंगे रेडियो एक्टिव वाले। तो इनमें यही पूछा जा रहा है कि कौन सा रेडियो एक्टिव थायमिडिन है जिसमें बोथ स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिव है। तो 6 ही ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारे टोटल तो वही आपका टोटल 6 होंगे जिसमें आपके रेडियो एक्टिव थायमिडिन प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका वो चला जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन में आता है, अगर आपको याद है, मतलब ये चीज़ आपको पता रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इनमें से द मैसेंजर RNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन्स इन द लैक ऑपेरॉन मॉडल इज़, तो 19 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर चला जाएगा सी। वो कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। लैक ऑपेरॉन आपका पता होगा प्रोकैरियोट्स में होता है, तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप का ही होगा। प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप के होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ mRNA का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद है द होल्ड ग्रुप ऑफ राइबोसोम टुगेदर, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कोड टू राइबोसोम। जेनेटिक कोड का ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगा, ट्रांसफ़र तो नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ द मैसेज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये भी नहीं होगा। तो 20 का आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर चला जाएगा। 21 अगर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, तो आप देख लो। PCR जो होता है इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द सर्टन जेनेटिक डिफेक्ट्स। PCR यूजफुल होता है डिटरमाइन करने के लिए सर्टन जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद DNA फिंगरप्रिंट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स आर सिमिलर। DNA फिंगरप्रिंट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स आर सेम। तो लास्ट ऑप्शन गलत ही है। इनमें से गलत बताना, और आसानी से आपको गलत यही दिख रहा है। DNA फिंगरप्रिंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर सेम, तो आंसर डी आपका चला जाएगा 21 का, ठीक है। सेम एकदम तो सेम तो नहीं होगा, क्योंकि DNA फिंगरप्रिंटिंग में यही है, सिंपली आपको पता है कि हर कोई जो है 90% तक तो सेम होता है, बट 10% तो डिफरेंसेस होता है ना। उसके बाद विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब होमोलोगस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो होमोलोगस और एनालोगस के एग्जाम्पल्स आपको रट ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन चैप्टर का। 4 limbs ऑफ द बैट एंड द मैन, ये होमोलोगस का एग्जाम्पल है। थॉर्न्स ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स, ये भी क्या है, होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है। सेम ओरिजिन होता है बट उसका फंक्शन अलग होता है, ठीक है। उसके बाद पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इन दोनों होमोलोगस नहीं हो सकता, बिकॉज पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। तो ये डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल नहीं है, ये होमोलोगस का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपका आंसर जो है 22 का चला जाएगा सी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन भी आप देख लो कि आइज़ ऑफ, आपका आइज़ बोल रहा है बटरफ्लाई एंड कॉकरोच का, तो दोनों का सेम होगा, दोनों बर्ड से ही बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट है आपका 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, कौन सा पीरियड नहीं है मेसोजोइक का। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे
तो इसका सीक्वेंस आपको ऐसे याद रखना है, पहले तो पैलेओजोइक, देन मीसोजोइक, एंड देन आपका तीन मीडियम जैसे होता है ना, मीसोजोइक के सेकेंड मिडिल वाले रीजन को कहते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा, डेवोनियन पीरियड जो होता है वो मीसोजोइक एरा का नहीं है। ट्राइज़रा क्रिटेशियस, तो आप ऐसे याद रख सकते हो ट्राइज़रा क्रिटेशियस, तो ये तीनों आ जाएगा तुम्हारा मीसोजोइक एरा में, और डेवोनियन अलग हो जाएगा, तो ये मीसोजोइक का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस, तो 900 होता है, इसको रट ही लेना है। 224 का आंसर नंबर 1 चला जाएगा, होमो इरेक्टस का तुम्हारा 900, होमो हैबिलिस का 650 होता है, और निडंथल मैन का हो जाता है 1400। ठीक है, तो ये कुछ आपको ब्रेन कैपेसिटी तो रट ही लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर नॉट यूज बाय एस.एन. मिलर इन द, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन से गैस का यूज़ नहीं किया था। तो आप देख लो कि इसमें मिथेन, मॉलिकुलर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं किया था, तो 25 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। मॉलिकुलर ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं था, बाकी मिथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया का यूज़ था। ठीक है, उसके बाद इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम गेमेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, वही है कि जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल अगर पढ़ोगे तो गेमेटोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा देख लो कि प्रोड्यूस तो ये इंसानों में ही होता है, मतलब ह्यूमन बींग के आरबीसी में ही प्रोड्यूस्ड होता है, तो पहला ऑप्शन ही चला जाएगा 26 का फर्स्ट। लेकिन कैसे क्या होता है आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है स्पोरोजोइट, वो जाके इन्फेक्ट करता है इंसान को, तो इंसान के अंदर घुसता है क्या है, स्पोरोजोइट, फिर इंसान के अंदर उसके लिवर में जाता है, फिर उसके आरबीसी में जाता है, और आरबीसी में जाके गेमेटोसिस्ट बनाता है, और फिर वही गेमेटोसिस्ट आकर के कौन कलेक्ट करता है, दूसरा मच्छर आएगा, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से कलेक्ट करेगा, फिर वो गेमेटोसिस्ट जाके अच्छे से मॉडिफिकेशन होगा उसका मॉस्किटो के गट में, और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर से स्पोरोजोइट में। तो कुछ ऐसा होता है, स्पोरोजोइट्स आता है तुम्हारा किससे, इन्फेक्टेड मॉस्किटो से आता है, और वो फिर ह्यूमन बॉडी में गेमेटोसिस्ट प्रोड्यूस करता है, फिर गेमेटोसिस्ट फिर जाके मॉस्किटो में बन जाता है स्पोरोजोइट्स में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं जिसका फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है। तो डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, पहला तो सही है। कॉमन ओरिजिन नहीं, डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन नहीं, कॉमन ओरिजिन नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही चला जाएगा सही, 27 का फर्स्ट। उसके बाद आप देख लो, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द मदर, जो मदर इन्फेंट को देती है, तो उसमें मोस्टली आपका IgA वाले आते हैं, एंटीबॉडी IgA, तो 21 का 1 हो जाएगा। IgG थोड़ा बहुत होता है, बट ऑप्शन IgA मोस्ट करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रेजिंग चेन इज़ द मेजर वन, टेरेस्ट्रियल वाले में ग्रेजिंग वाले मेजर होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही लग रहा है कि हाँ टेरेस्ट्रियल में तो ग्रेजिंग है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम डेट्राइटस वाले मेजर होते हैं, तो नहीं, एक्वाटिक में डेट्राइटस वाले नहीं होते हैं। उसके बाद है एनुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्राइमरी प्रोडक्शन है अबाउट 555 मिलियन टन्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 29 का की डिकम्पोजिशन इवेंट सच एज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और ये सारी ह्यूमिफिकेशन, ये सारे साथ ही साथ होते हैं। तो अगर इसमें से करेक्ट अगर देखा जाए तो आंसर डी दिया हुआ है, और सही है, डी ही होना चाहिए। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि इसमें टेरेस्ट्रियल में लिख दिया ग्रेजिंग, बट एक्वाटिक में ग्रेजिंग मेजर होता है, और टेरेस्ट्रियल में तुम्हारा डेट्राइटस मेजर होता है, उसको रट लेना है आपको। टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस, टेरेस्ट्रियल बोलने में भी टेरेस्ट्रियल और डेट्राइटस ऐसे याद रख लेना, सेम है, और बाकी तुम्हारे एक्वाटिक में ग्रेजिंग वाला होगा कॉमन। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, वो दोनों उल्टा पुल्टा लिखा हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी, आपको स्टेटमेंट रीड करना है, उसके बाद बताना है। LSD, बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड बारबिट्यूरेट्स आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। उसके बाद स्टेटमेंट बी है, हीरोइन इज एसिटाइलेटेड मॉर्फिन ऑल्सो कॉल्ड अ स्मैक। तो इसमें स्टेटमेंट तुम्हारा जो 30 है उसका आंसर चला जाएगा सी। अब ऐसे क्यों देख लो, तो इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यही कि LSD, बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिट्यूरेट्स ये सारे डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। और तुम्हारा स्टेटमेंट बी भी सही है, क्योंकि हीरोइन जो होता है वो एसिटाइलेटेड मॉर्फिन होता है, जिसको स्मैक भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू, अगर डैमेज हो जा रहा है थाइमस का तो इम्यूनिटी उसका कम हो जाएगा। रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंटेंट, लॉस ऑफ द मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसका एंटीबॉडी इम्यूनिटी लॉस्ट होगा, या रिडक्शन इन द स्टेम सेल प्रोडक्शन। तो 31 का बी ऑप्शन चला जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का लॉस होगा। 32 में तुम्हारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो स्पेक्ट्रल इंसेक्टिसाइड, कौन सा नैरो स्पेक्ट्रल इंसेक्टिसाइड है, तो ये बैक्यूलो वायरस होना चाहिए, तो 32 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, यही है नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या है कि STP तुम्हारा वो
जो ट्रीटमेंट हो रहा है, द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड विद द, किसके मदद से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, तो एरोबिक डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया की मदद से होता है। तो 33 का आंसर नंबर हो जाएगा एरोबिक वाले टाइप। एनारोबिक टाइप नहीं होते हैं और एरोबिक होते हैं, सिम्बायोटिक टाइप के भी नहीं होते हैं, तो एरोबिक डिकम्पोजिशन वाले हैं, ये रट लेना है आपको। उसके बाद 34 में आप देख लो ग्लोमस। ग्लोमस जो है जीन्स ऑफ द फंगस दैट डजेंट हेल्प द होस्ट इन, वो क्या चीज़ के लिए हेल्प नहीं करता है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। तो 34 का फर्स्ट ऑप्शन होगा रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, इसके लिए वो हेल्प नहीं करता। बाकी रेजिस्टेंट रूट बॉर्न पैथोजेंस के लिए तो रेजिस्टेंस देता ही है। उसके बाद आपका जो है फॉस्फोरस के का भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सैलिनिटी और ड्रॉट से भी बचाता है। बस यही है कि इंसेक्ट पेस्ट से नहीं बचाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है किसने बनाया था, स्टेनले कोहेन हार्बर्ट बावर, ये तो सही है। यूजिंग द प्लाज्मिड ऑफ द एस्चेरिया कोलाई, नहीं, स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला टाइफोरियम, यही होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन। ऐसे देख लेते हैं, एस्चेरिया कोलाई का तो नहीं लिया था उन्होंने। तो 35 का जो आंसर है वो तुम्हारा देख लेते हैं आगे पूरा पढ़ने पर ही बताते हैं। इसमें सी ऑप्शन इतना भी स्पीड में नहीं रहना चाहिए कि आप पूरा पढ़ो भी ना और पहले ही आंसर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो 35 में आपका देख सकते हो कि आर्बर स्मिथ एंड नैंथस साल्मोनेला टाइफी, नहीं नैंथस एरकोइन, तो आंसर बी इसका ज़्यादा सही है, बी ही होगा। फर्स्ट जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो स्टेनले कोहेन एंड हार्बर्ट बावर ने ही बनाया था साल्मोनेला टाइफोरियम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंजाइम, कौन सा एंजाइम नहीं है। तो इसमें तो पेप्सिन भी एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंजाइम तो नहीं है। 36 का आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। ई कोराई भी एक एंजाइम ही आएगा, सीवेरो ओक्योविज एक एग्ज़ाम है, बट इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, एंजाइम नहीं है। चूज़ इसमें करना रॉन्ग, ठीक है। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो वेक्टर एंड सोर्स डीएनए शुड बी कट बाय यूजिंग द सेम, ये तो सही लग रहा है। प्लाज्मिड्स हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन द बैक्टीरियल सेल, और उसके बाद इन नॉर्मल कंडीशन डीएनए कांट पास थ्रू द, डीएनए पास नहीं कर सकते नॉर्मली। बायोलिस्टिक मेथड इज़ यूज टू ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नहीं, एनिमल सेल्स में नहीं, बायोलिस्टिक मेथड यूज़ किया जाता है प्लांट सेल्स के लिए। तो इसमें रॉन्ग बताना था और आंसर नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग आपका, आंसर नंबर डी, ठीक है, क्योंकि वही रॉन्ग है। 37 का डी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 38 में। म्यूचुअलिज्म क्या है, इसमें तुम्हारे ऐसा रिलेशनशिप जो एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते और एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी। रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज विच इज़ फेवरेबल टू बोथ एंड नॉट ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी भी होता है, नॉट ऑब्लिगेटरी नहीं कह सकते। रिलेशनशिप बिटवीन टू सिम्बायोटिक ग्रुप्स, तो ये सही लग रहा है 38 का। बाकी आगे भी पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप विच इज़ फेवरेबल टू बोथ एंड ऑब्लिगेटरी, ये ज़्यादा सही है। सिम्बायोटिक बस लिखा है यहाँ पे, ऑब्लिगेटरी भी होता है, मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट, मतलब इस तरीके से डिपेंडेंट है कि सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑब्लिगेटरी टाइप का रिलेशनशिप होगा। तो आंसर नंबर आपका जो है वो चला जाएगा डी। उसके बाद 39 पे आते हैं। चूज़ द राइट सीक्वेंस हाइड्राक्स सक्सेशन आपको बताना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे राइट कौन सा है 39 का, तो आंसर नंबर बी दिया हुआ है। बी देखते कैसे है कि फाइटोप्लैंक्टन एंड देन सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज आएगा, फिर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर मार्स मेडो स्टेज और स्क्रब। इसको ऐसे रट सकते हैं कि पहले समझो मतलब फाइटो एंड देन समझो का सबमर्ज्ड, उसके बाद पहले समझो फिर मतलब फ्री फाइटिंग में फिर याद कर लो, फ्री से फ्री, फिर रटो, रीड स्वैम्प से रटो, मस्त दैट इज़ मस्त मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। तो लास्ट में मस्त मार्क्स, मास्ट मिड हो गया, मस्त मार्क्स। तो ऐसे फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। तो पहले समझो फिर रटो, मस्त मार्क्स स्कोर करो। तो पहले दैट इज़ फाइटो, समझो का समझ, फिर फ्री से फिर रटो, रीड से रटो, मस्त मार्क्स मिडो का मस्त स्कोर करो, वही मस्त मार्क्स स्कोर करो। ऐसे आप सीक्वेंस रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 40। तो की स्पीसीज़ वही कहलाता है जो वहीं पे पाया जाएगा, ठीक है। स्पीसीज़ विच एड्स टू द ओनली, अच्छा की स्पीसीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसके बिना ख़त्म हो जाएगा टोटली। तो स्पीसीज़ विच एड्स अप टू ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन टू द टोटल बायोमास, कुछ ही प्रोपोर्शन येट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंटिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है बट आगे भी देख लेते हैं।
कि इट इज़ अ कॉमन स्पीसीज़ तो नहीं होता है, विच दैट हैज़ अ प्लेंटी ऑफ बायोमास एंड येट हैज़ अ फेयरली लो इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन। रेयर स्पीसीज़ भी नहीं होता है, डोमिनेंट स्पीसीज़ भी नहीं। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका सही है। रेयर स्पीसीज़ दैट हैज़ मिनिमल, देखो मिनिमल इम्पैक्ट नहीं, उसका इतना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है कि उसके बिना ख़त्म हो जाए। जैसे एक प्लांट ही नहीं रहेगा इस दुनिया में तो हम लोग कहाँ से सर्वाइव करेंगे, तो वो एक की स्पीसीज़ की तरह इंपॉर्टेंट है, भले वो कम क्यों ना हो, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। और डोमिनेंट स्पीसीज़ भी नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? थैलेसेमिया, फिलाइनकीटोन्यूरिया, क्राइडू सिंड्रोम। और देखो थैलेसेमिया भी है, फिलाइनकीटोन्यूरिया भी है, क्राइडू कैट सिंड्रोम ये तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये तुम्हारा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, क्राइडू कैट सिंड्रोम। उसके बाद है द यूनिट विच इज़ यूज टू मेज़र द ओजोन। ओजोन को तो डॉप्सन यूनिट के थ्रू मेज़र करते हैं, तो 42 का चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो डॉप्सन यूनिट, ठीक है। उसके बाद 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिसेंटली एक्सटेंट। कौन रिसेंटली ही एक्सटेंट हुआ है? तो 43 का जो ऑप्शन है वो बी चला जाएगा, थाइलासीन रिसेंटली एक्सटेंट हुआ है। स्पैरो तो एक्सटेंट नहीं हुआ, रेड पैंडा भी नहीं हुआ, वन हॉर्न राइनोसोरस भी अभी तक एक्सटेंट नहीं हुआ यार। उसके बाद आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें लिंकेज टी.एच. मॉर्गन सही है, राइबोसोम्स तुम्हारा पैलेट बताए थे सही, लैक ऑपरेन जैकोपन मोनार्ड सही है, ओमिनी सेलुला ई सेलो बेजरिंग नो नो नो, ओमिनी सेलुला ई सेलुला विर्चो ने कहा था। तो 44 का आंसर नंबर डी, ठीक है। एमरजेंसी हार्मोन्स जो होते हैं वो कैटेकोलसामाइंस होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं, प्रोटीनेशियस नहीं होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स ही होगा। नहीं, इमरजेंसी हार्मोन्स कह रहे हैं वो, इमरजेंसी मैंने उससे कनेक्ट कर लिया चैप्टर प्रेगनेंसी वाले, वो इमरजेंसी वाले नहीं है, वो इमरजेंसी पिल्स होता है, या इमरजेंसी हार्मोन्स लिख रहा है, तो इसका आंसर जो है कैटेकोलामाइन चला जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी हार्मोन फ्लाइट हार्मोन्स कैटेकोलामाइंस को ही कहा जाता है ना, एड्रेनल मेडुला से निकलता है वो। उसके बाद नेक्स्ट आपका चला जाता है 46, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट शो, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं शो करता। फ्यूकस तो करता है भाई, एक्टोकार्पस तुम्हारा बीच का है, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकता है, सोलेनम भी नहीं होगा, साइकस, तो आंसर नंबर डी ही होना चाहिए। तो 46 का आंसर, अच्छा एक बार देख लो, विच डज़ नॉट शो डिप्लॉन्टिक, जो डिप्लॉन्टिक शो नहीं करता। फ्यूकस करता है, साइकस भी करता है, डज नॉट शो, सोलेनम इज़ द आंसर, 46 का आंसर बी। एक्टोकार्पस तो तुम्हारा एल्गे है, ये हैप्लॉन्टिक हो जाएगा ना, सोलेनम एक्टोकार्पस। इसमें 46 47 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट आंसर तो 46 का, एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सोलेनम दिया हुआ है, सोलेनम एंजियोस्पर्म में आ जाता है, तो उसमें लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक ही होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो आंसर डी ज़्यादा सही लग रहा है। एक बार आप क्लियर कर लेना 46 का, ठीक है, बाकी तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। तो पिप कार्बोक्सिलेज इज़ फाउंड इन द मेसोफिल ऑफ द C4, पिप कार्बोक्सिलेज जो है C4 में तो पाया जाएगा, बट उसका हाँ मेसोफिल में होता है, तो हाँ ये भी सही लग रहा। RUBP कार्बोक्सिलेज ये भी पाया जाता है बंडल से, तो हाँ ये सही, अंदर की तरफ मेसोफिल में तुम्हारा रुबिस्को नहीं प्रेजेंट होगा, तो ये भी सही है। C4 में, C4 जो OAA बनाएगा इन द बंडल सिथ सेल, तो नहीं, डी ऑप्शन इसका 47 का डी हो जाएगा, बंडल सिथ में नहीं बनाता, मेसोफिल में ही बनाता है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, इसमें से आपको रॉन्ग बताना था। 48 पे आ जाते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैंडलेज अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। डिसेंडिंग लिम्ब किसको अलाउ करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ? तो वाटर, सोडियम क्लोराइड ओनली, क्या होगा? तो वाटर ओनली ज़्यादा सही है, कि वही डिसेंडिंग लिम्ब से पानी ही एब्जॉर्ब होगा, सल्यूट का तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। असेंडिंग वाला सल्यूट को अलाउ करेगा बट वाटर को अलाउ नहीं करेगा, और डिसेंडिंग वाले वाटर को करेंगे तो सल्यूट को नहीं करेंगे, ये ऐसे आपको दिमाग में रख लेना। उसमें है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, कि सोडियम आयंस आर रिलीज फ्रॉम साइक्रोप्लाज्म। उसके बाद है आपका आई बैंड्स गेट रिड्यूस, आई बैंड्स रिड्यूस्ड हो जाता है, इसमें इनकरेक्ट बताना है। ए बैंड जो है रिटेन करता है अपना लेंथ, ये भी सही है। आई बैंड रिड्यूस होता है, ये भी सही है। शॉर्टनिंग होता है सैक्रोमेयर का, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, कि सोडियम जो है रिलीज़ नहीं होता है, ठीक है, कैल्शियम रिलीज होता है। इन द सैम्पल्ड पॉपुलेशन ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव ट्रेट 16% दिया हुआ है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बताना है। अगर 16% तुम्हारा रिसेसिव ट्रेट का है तो टोटल तुम्हारा 100 होना चाहिए ना, 100 में 16 चला गया
तो अब जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 16। तो इसमें आपको हेट्रोजाइगस का बताना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने तो इसे बहुत घिस-पिस कर दिया और साथ ही साथ हाँ, तो अब ये क्वेश्चन देख सकते हो कि 16% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप परसेंट से नंबर में चेंज कर लो। 16/100 तुम्हारा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। 0.4 हो जाएगा मतलब पी, ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 16%, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4। तो इस तरीके से पी प्लस क्यू प्लस इक्वल टू 1 होता है ना, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो क्यू का दिया 0.4, तो पी का क्या हो जाएगा 0.6। तो अब अगर 0.6 का डबल करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो 0.36 मतलब 36% आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा डोमिनेंट वाला। बट हमको बताना क्या है, हमको बताना है हेट्रोजाइगस, मतलब 2pq का वैल्यू बताना है। तो 2 इंटू पी तुम्हारा 0.4 था और q तुम्हारा 0.4 था, 0.6 तक p और 0.4 हो गया q। तो ये टोटल अगर करेंगे तो 2 इंटू 4 दैट इज़ 8, 8 6 48, तो 48 आ जाएगा मतलब 0.48 आएगा और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 48%। तो ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हो। तो आई होप मैंने इसे अच्छे से कंप्लीट किया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मैं देखूँगी जो भी मुझे मिल जाए पीडीएफ, मैं उसके थ्रू आपको बता दूँगी। अगर आप किसी के पास अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो आप मुझे सेंड कर दोगे तो और बेटर हो जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम आपका एनसीईआरटी पैनिशिया, आप इंस्टाग्राम पे मुझे देख लेना और मुझे सर्च करने के बाद उसे आप सेंड कर देना। आई होप आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।